आज से कुछ साल पहले जब भी किसी कंपनी के पास अच्छा कैश जमा हो जाता था तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता था खुद को और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का, और वो तरीका था थ्रू डिविडेंड्स। बट सिंस फ्यू इयर्स गवर्नमेंट ने 2 टाइम्स टैक्स को इम्पोज किया है डिविडेंड्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज अब डिविडेंड के बदले बाईबैक ऑफ शेयर्स को इम्प्लीमेंट करना पसंद करती है। अब बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है, गुड और बैड साइड्स क्या है, कैसे ये शेयर होल्डर्स को फ़ायदा दे सकती है, और क्या ये इजी मनी है या फिर इसमें भी कोई कैच है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया बाईबैक क्या होता है। सबसे पहले आपके सामने इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन। अब जब मैंने इस डेफिनेशन को पढ़ा था तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो आफ्टर सम रिसर्च हियर आई एम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आसान भाषा में भाई, एक कंपनी के पास जब पाइल ऑफ कैश जमा हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई हम इस पैसों का क्या करें, हमारे पास अभी करेंटली कोई आइडियाज़ नहीं है जहाँ पे हम इस पैसों को इन्वेस्ट कर सके, अभी हम लोग कोई एक्विजिशन का नहीं सोच रहे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कंपनी डिसाइड्स कि हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश करते हैं। तो अब कंपनी आके ये बोलती है सब शेयर होल्डर्स को कि देखो भैया, मेरे शेयर का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, मैं आप सब से 1200 रुपये में, दैट इज 20% प्लस पे शेयर खरीदने को तैयार हूं। तो आप में से जिस के पास मेरे शेयर्स होंगे उन सब से मैं 1200 रुपये पे शेयर्स खरीद लूंगा इस तारीख पे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इससे कंपनी एक मैसेज भी भेजती है इन द वर्ल्ड कि भाई हमारे शेयर का एक्चुअल प्राइस ये है, हमारा जो शेयर प्राइस है वो भी अंडर वैल्यूड है, और जब वो प्राइस में एप्रिसिएशन आता है तो बट ऑब्वियस सारे शेयर होल्डर्स को फायदा वहीं हो जाता है, नहीं तो दे ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गिव दोज शेयर्स इन द बाईबैक। बहुत बार बाईबैक को गलत तरीके से भी यूज किया जाता है टू मैनिपुलेट डेटा and to earn extra by those promoters. So first point in the bad side of buyback कि क्या पता कोई कंपनी के पास आइडियाज ही नहीं आ रहे तो वो अब बाईबैक के लिए अप्लाई कर रही है। सेकेंडली, क्या पता उन्हें पता है कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड या फिर करेक्टली वैल्यूड है, लेकिन वो मैनिपुलेट करना चाह रहा है इन्वेस्टर्स को कि देखो हमारा एक्चुअल प्राइस ये है तो हम ये डिजर्व करते हैं, तो वो उस प्राइस पे लाने की कोशिश करते हैं। बट होता कुछ और है, मार्केट रिएक्ट कर जाता है और द प्राइस क्रैशेस। ऐसा बहुत बार हुआ है हिस्ट्री में, बाईबैक्स फेल भी हुए हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईपीएस अर्निंग पर शेयर को मैनिपुलेट किया जाता है या फिर किया जा सकता है थ्रू बाईबैक। अब आप पूछोगे कैसे? आसान भाषा में अर्निंग पर शेयर होता है कि एक शेयर कितना कमा के देती है एक साल में। That's it. होता क्या है कि कुछ शेयर्स पड़े थे मार्केट में, बहुत सारे शेयर्स थे, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई इसमें से थोड़ा सा शेयर मैं हटा ही देता हूं, आई विल बाय इट। द प्रोमोटर्स आर नॉट बाइंग दोज शेयर्स, द कंपनी यूजेस दोज कैश to suck out a portion of shares which is available in the market। तो उसने उस पोर्शन को suck out कर दिया, अब बचे इतने शेयर्स, कम शेयर्स बचे। तो बट ऑब्वियस हर एक शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। अगर आपके पास एक शेयर था मान लो उस कंपनी का, तो अब उस एक शेयर की कीमत ज्यादा हो गई है, अब आपके पास अर्निंग्स उस शेयर के हिसाब से ज्यादा मिलेंगी। सो व्हेन इन द नेक्स्ट क्वार्टर
द रिजल्ट्स आर आउट, द EPS अर्निंग्स पर शेयर वो इंक्रीज हो जाता है कंपनीज का। इसीलिए इफ यू डू फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई सिर्फ EPS देख के आप अपना एनालिसिस को मत कीजिए। अब भाई मेन बात पे आता है कि कार्तिकेन ये सब तो ठीक है, बायबैक वगैरह तो बता दिया आपने, ये बताओ पैसे बनाया जा सकता कि नहीं? और जितना आपने अभी तक बताया है उससे तो भाई मुझे यही लग रहा है कि भाई पैसे तो आराम से बन जाएंगे यार। कोई शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपये चल रहा है और कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं 1200 रुपये में उस शेयर को खरीद लूंगा एट 1200 रुपीज़, तो भाई मैं सारा कैपिटल, सारा लोन वोन लेके, सब घर जायदाद बेच के क्यों ना वो शेयर ले लूं, और फिर जब 1200 रुपये में आएगी कंपनी लेने तो मैं उसको दे दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें कैच कहाँ है भाई? तो कैच यहाँ है। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन बायबैक्स दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रेशियो। यानी कि कंपनी डिसाइड पहले ही कर चुकी है कि भाई हम इतने शेयर सकआउट करेंगे मार्केट से। सो दे हैव डिसाइडेड कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे बायबैक में। नाउ लेट्स से एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है, जितनी कंपनी बाय करने की कोशिश कर रही थी या सोच रही थी उससे ज्यादा, तो अब होगा क्या? देयर विल बी एन एक्सेप्टेंस परसेंटेज। मतलब कंपनी अब सारे के सारे शेयर्स को बायबैक नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आपने 100 शेयर्स 1000 रुपये में लिए थे, तो हो सकता है अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% ही जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी आपके 500 शेयर्स तो ले लेगी, लेकिन 500 शेयर्स वैसे के वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। तो अब अगर आप सोचिए कि अगर प्राइस क्रैश कर जाए वहां से और इतना गिर जाए कि वो 500 शेयर्स पे आपको बहुत ह्यूज लॉस हो जाए, तो जो आपने उधर कमाया था बायबैक के थ्रू, वो आपका पैसा जा भी सकता है या फिर उससे ज्यादा लॉस भी हो सकता है। या बायबैक में कैसे पैसे कमाएंगे? इसमें भी रिस्क है। सो द सिंपल आंसर इज अप्लाई इन ब्लू चिप buybacks. For example, the upcoming TCS buyback. It's a perfect opportunity to make some handsome returns within a few period of time. अक्सर देखा गया कि ऐसी अच्छी कंपनीज के बायबैक में प्राइस क्रैश तो नहीं बल्कि उस पॉइंट तक ही पहुंच जाता है जहां पे बायबैक प्राइस डिसाइड होता है बाय द कंपनी, बिकॉज द इन्वेस्टर्स दे नो कि भाई ये कंपनी के जो प्रोमोटर्स है या फिर जो इतनी ब्लू चिप कंपनी है वो ऐसे फ्रॉड तो नहीं करेगी, तो दे एक्चुअली काइंड ऑफ बिलीव इन देयर ओन वैल्यूएशन ऑफ देयर ओन स्टॉक्स, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ अस डू नॉट फोकस ऑन दिस पार्ट, बट द मार्केट ऑलवेज try to see what's going inside the management, and when they notice कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कोई कंपनी की, then they always reward them very handsomely.